नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सामान्य अध्ययन की एक प्रश्नोत्तरी हम आपके लिए लाते हैं, जो कि सामान्य अध्ययन की मूल विषय में वस्तु में शामिल लगभग सभी विषयों को ध्यान में रख करके तैयार की जाती है और इसको बनाने के पूर्व बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को भी देखा जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी इसमें शामिल किया जाता है और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इसमें हमारी टीम के द्वारा शामिल किए जाते हैं। तो जहां जहां भी आपसे सामान्य अध्ययन भविष्य की परीक्षाओं में पूछा जाएगा, वहां पर हमारी यह सीरीज निर्णायक सिद्ध होने वाली है। तो बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, यूपी लेखपाल, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपीपीएससी और यूपीपी सहित तमाम ऐसी बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं हैं जिनकी परीक्षा की तिथि आयोगों के द्वारा घोषित की जा चुकी है। तो वहां पर हमारी यह श्रृंखला निर्णायक सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें हम बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा करते हैं। सही उत्तर बताने के बाद जो बहुविकल्पीय प्रवृत्ति के जो प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, जैसा कि परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, तो बचे वाले विकल्पों पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बिना देरी किए हुए आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रोज की भांति आज भी हमारा भारत की राज्य व्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को अनन्य अधिकार है? पहला विकल्प है यहाँ पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ करना। दूसरा विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना। तीसरा विकल्प है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना। और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो हमारे आज के इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। तो राज्यसभा का अनन्य अधिकार क्या है, अर्थात राज्यसभा का विशेषाधिकार क्या है? यदि आप हमारे चैनल को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पूर्व के वीडियो में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया जा चुका है और राज्यसभा के विशेषाधिकारों से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या भी हम दे चुके हैं। तो आज के इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन। एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना राज्यसभा का विशेषाधिकार है या राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। यह भी याद रखिएगा, राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णित है। यह भी याद रखिएगा, राज्यसभा संविधान का भाग कौन सा होगा? तो भाग हो जाएगा संविधान का 5। और अनुच्छेद यदि आपसे पूछा जाता है राज्यसभा के लिए तो आप बताएंगे अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है। राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है, कभी न भंग होने वाला सदन है और संसद का एक अभिन्न अंग भी है। यह भी याद रखिएगा कि संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और भारत के राष्ट्रपति। इन तीनों को सामूहिक रूप से संविधान के भाग 5 के आर्टिकल नंबर 79 में कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी। तो भाग 5 में राज्यसभा का वर्णन है, भाग 5 में संसद का वर्णन है। और राज्यसभा के अधिकारों की अगर हम बात करें तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु जो प्रस्ताव होगा उसकी शुरुआत राज्यसभा से ही होगी। कैसे होगी हम ये भी बता दें आपको, अनुच्छेद 312 के प्रावधानों के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का प्रस्ताव राज्यसभा में उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से, याद रखिएगा 2/3 की मेजॉरिटी यहां पर चाहिए, 2/3 का बहुमत चाहिए, जिसे विशेष बहुमत भी कहा गया है। विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए राज्यसभा में। तत्पश्चात वह प्रस्ताव लोकसभा में जाएगा और वहां की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन हो सकता है। अगर हम बात करें अखिल भारतीय सेवा की, तो अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या हमारे पास इस समय 3 है। पहली अखिल भारतीय सेवा यह है भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरी अखिल भारतीय सेवा यह है भारत की, और तीसरी अखिल भारतीय सेवा है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसे वर्ष 1966 में, याद रखिएगा, वर्ष 1966 में इस सेवा को गठित किया गया। तो राज्यसभा का यह विशेषाधिकार है। राज्यसभा 3 वर्तमान में सेवाएं हैं, चौथी अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। जैसा कि हमने बताया आपको, 2 अखिल भारतीय सेवाएं प्रारंभ से हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस या भारतीय पुलिस सेवा। तीसरी अखिल भारतीय सेवा का सृजन वर्ष 1966 में किया गया था, जो कि भारतीय वन सेवा के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया विकल्प सी। अब हम बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का जो वर्णन है वह संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 61 में है। याद रखिएगा, महाभियोग के लिए अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर कौन सा है? 61। और ये प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो ये प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। और महाभियोग की प्रक्रिया का प्रारंभ
संसद के किसी भी सदस्य से हो सकता है, उसकी औपचारिक जो शुरुआत होगी, तो उस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर विशेषाधिकार की बात हो गई, अनन्य अधिकार की बात हो गई, यदि प्रश्न इस प्रवृत्ति का पूछा जाता है कि कहां कहां पर राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्तियां हैं, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध यदि महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है तो वह प्रस्ताव लोकसभा से भी प्रारंभ किया जा सकता है और राज्यसभा से भी किया जा सकता है, परंतु प्रस्ताव आने के बाद पूर्व 14 दिन की लिखित सूचना संबंधित राष्ट्रपति को देनी होगी, ऐसा संविधान में उल्लिखित है। और भारत के संविधान के लागू होने की तिथि से अर्थात 26 जनवरी 1950 से वर्तमान तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कभी नहीं लाया गया है। महाभियोग को एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया भी कहा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको ग्रहण किया गया। दूसरा विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने की कार्रवाई को प्रारंभ करना। महाभियोग से मिलती जुलती प्रक्रिया का वर्णन भारत के संविधान में किया गया है कि राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध यदि कदाचार या संविधान के नियमों के उल्लंघन से संबंधित प्रस्ताव आता है, उनको पद से हटाने का प्रस्ताव आता है, तो इस मामले में भी महाभियोग की भांति, जैसा कि मैंने पूर्व में बोला, अनुच्छेद 61 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यहां पर भी यदि न्यायाधीशों को पद से हटाने की बात होती है, उनके विरुद्ध कोई प्रस्ताव लाया जाता है, तो इस मामले में भी लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त हैं। यहां पर लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त है, उनको पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा से भी लाया जा सकता है और लोकसभा में भी लाया जा सकता है, उसका प्रारंभ किया जा सकता है। एक सदन में पास होने के बाद दूसरे सदन की औपचारिकताएं पूरी होंगी, तत्पश्चात राष्ट्रपति के समक्ष वह प्रस्ताव जाएगा और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद संबंधित न्यायाधीश को पद से अपदस्थ माना जाएगा, यह भी याद रखिएगा। तो भारत के न्याय प्रणाली में ये पारदर्शिता लाने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आईएएस, आईपीएस और आईपीएस 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। प्रारंभ में 2 ही थी, तीसरी अखिल भारतीय सेवा वर्ष 1966 में भारतीय वन सेवा के नाम से जोड़ी गई। यदि निकट भविष्य में चौथी अखिल भारतीय सेवा का सृजन होता है, जैसा कि तमाम समाचार पत्र पत्रिकाओं में ऐसा लेख निकलता रहता है कि भारत में न्यायपालिका में बहुत सारे पद रिक्त रहते हैं, तो चौथी, वर्तमान समय के हिसाब से चौथी अखिल भारतीय सेवा, जिसे हम अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के नाम से जानेंगे, उसके गठन की बात समय समय पर समाचार पत्रों में आती रहती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक और कनिष्क। ये 4 शासक ऐसे हैं, इनके समय में, इनके समकालिक स्थितियों को देखें तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई है। 4 शासक यहां पर दिए हैं, तो इसमें आपसे दूसरी वाली पूछी गई है कि दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक और कनिष्क। 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासन काल में हुई थी। इसका सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है इसका कालाशोक। कालाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व कब होता है? तो याद रखिएगा 383 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 383 वर्ष पहले द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। राजा उस समय होते हैं कालाशोक और इसकी अध्यक्षता की जाती है साबा कामी। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके? तो याद रखिएगा अध्यक्षता की जाती है साबा कामी, साबा कामी के द्वारा। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की जाती है साबा कामी के द्वारा। और द्वितीय बौद्ध संगीति कहां होती? तो वैशाली में होती। कहां पर होती है? तो वैशाली, वैशाली। इसका आयोजन स्थल अगर आपसे पूछा जाएगा तो वैशाली है। और यह भी याद रखना है कि इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक अस्तित्व में आए कब? द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान। यह भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। यहां पर माफी चाहेंगे, सुत्त पिटक और विनय पिटक जो है वो प्रथम बौद्ध संगीति के अंतर्गत आते हैं, ना कि द्वितीय बौद्ध संगीति के अंतर्गत। द्वितीय बौद्ध संगीति बहुत इंपॉर्टेंट रही है और 383 ईसा पूर्व में हुई है, यह भी आपको नोट करना है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहला विकल्प यहां पर दिया है अजातशत्रु। अजातशत्रु याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। कहां पर होता है? तो आयोजन स्थल और अध्यक्षता, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। किसने की थी? महाकश्यप, महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी।
और यह संगीति कहाँ होती है, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यह संगीति होती है राजगृह, राजगृह, राजगृह में इसका आयोजन होता है। और सुत्त पिटक और विनय पिटक इस संगीति में अस्तित्व में आते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब हम बात करेंगे तीसरी बौद्ध संगीति की। तो तीसरी बौद्ध संगीति मौर्य साम्राज्य के महान शासक अशोक के शासनकाल में होती है। तीसरी बौद्ध संगीति जो है वह अशोक के शासनकाल में होती है 249 या 250 ईसा पूर्व, याद रखिएगा 249 ईसा पूर्व, 249 या 250 ईसा पूर्व में अशोक का शासन था और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। इसकी अध्यक्षता की जाती मेघालीपुत्तिस के द्वारा, ठीक है, मोगालीपुत्तिस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और यह संगीति कहां पर होती है, तो यह संगीति पाटलिपुत्र में होती है, जिसे हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्र, जिसे हम आधुनिक समय में पटना के नाम से जानते हैं, यह भी आपको नोट करना है। और यह संगीति सम्राट अशोक के शासनकाल में उनके निर्देशन में संपन्न होती है। सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को भारत की सीमाओं से बाहर भी प्रसारित किया गया। ऐसा इतिहास में लिखा हुआ है कि अशोक ने अपनी पूरी प्रशासनिक मशीनरी को भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया, बल्कि अपनी पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। अब चौथा विकल्प यहां पर दिया है कनिष्क। तो कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है, यह भी याद रखिएगा। इनके शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कब आयोजित होती है, तो 72 ईस्वी में, याद रखिएगा 72 ईस्वी, ठीक है, ईसा की प्रथम शताब्दी, ईसा की प्रथम शताब्दी, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में इसकी जो मतलब इसका आयोजन किया जाता है। और कनिष्क राजा उस समय होते हैं। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो वसुमित्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और यह संगीति कहां पर होती है, तो यह संगीति कुंडल वन में होती है। कौन सा स्थान है, कुंडल वन, कुंडल वन में यह संगीति आयोजित होती है। और इस संगीति में बौद्ध धर्म दो विचारधाराओं में बट जाता है, विभाजित हो जाता है। तो पहली विचारधारा का नाम है हीनयान और दूसरी विचारधारा का नाम है महायान। आपसे पूछा जा सकता है कि हीनयान और महायान का विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ, तब आप जवाब देंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति में। या किसके शासन काल में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया, हीनयान और महायान में, तो आपको बताना है कनिष्क, ठीक है, याद रखना है। तो यहां पर कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति होती है, अशोक के शासन काल में तीसरी बौद्ध संगीति होती है, और अजातशत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति होती है, और कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है एक दिवसीय परीक्षाओं में कि बौद्ध संगीतियां कितनी हुई थी, तो याद रखना है 4। और अगर जैन पूछी जाए तो 2, जैन संगीतियों को 2 में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना समूह का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा, इसमें कौन गोंडवाना समूह का हिस्सा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और भारत। तो ये बताना है कि कौन सा नहीं है। और हमारी टीम का प्रयास रहता है कि 1 से 2 प्रश्न हम ऐसे लाएं जिनका उत्तर आपको नहीं भी देना है। यदि ऐसा प्रश्न परीक्षा पूछा जाता है तो वहां पर गलती की संभावना हमसे बढ़ जाती है, तो हमें सबसे पहले नहीं को अंडरलाइन कर लेना है। अब फिर से एक बार विकल्प को हम पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और भारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर अमेरिका जो है वह गोंडवाना समूह का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसे लारेसिया या अंगारा लैंड, लारेसिया या अंगारा लैंड कहा जाता है। याद रखिएगा, पूरा अगर इसका विभाजन देखा जाएगा तो वर्तमान में जहां पर हिमालय स्थित है वहां पर टेथिस सागर हुआ करता था, और टेथिस सागर के उत्तर का भाग लारेसिया या अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। तो भारत प्राचीनतम गोंडवाना समूह का भाग है, यह भी आपको नोट करना है। और गोंडवाना समूह की चट्टानों में भारतीय परिक्षेत्र में प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। यह प्रश्न भी पूर्व की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था? 3 समितियां यहां पर दी गई है। के कस्तूरी रंगन समिति, नरसिंगन समिति, सच्चर समिति, या ये सभी, या ये उपरोक्त सभी समितियां बैंकिंग से संबंधित है, ऐसा विकल्प यहां पर दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, हम उम्मीद करते हैं कि आप उत्तर तक पहुंच चुके होंगे, नरसिंगन समिति।
नरसिंगन समिति का गठन बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था, यह भी आपको नोट करना है। नरसिंगन समिति जो है वह 2 बार गठित की गई। नरसिंगन समिति पहली गठित की गई है 1991 में और वित्तीय प्रणाली में सुधार के लिए। पहली नरसिंगन समिति की इसको कब गठित किया गया? तो प्रथम समिति बनती है 1991 ईस्वी में। यह बनती है बैंकिंग सुधार के लिए, बैंकिंग व्यवस्था में जो वित्तीय समावेशन है उसमें कैसे सुधार लाया जाए, वित्तीय प्रणाली में सुधार इसका मुख्य विषय था। वित्तीय प्रणाली में सुधार। और दूसरी जो समिति बनती है वह कब बनती है? तो याद रखना है दूसरी समिति नरसिंगन जी की अध्यक्षता में ही दूसरी समिति बनती है 1998 में। ये पहली वाली समिति की समीक्षा करने के लिए बनती है कि भारत में बैंकिंग सुधारों की वर्तमान में स्थिति क्या है, उनकी समीक्षा के लिए इसे गठित किया गया था, यह भी याद रखिएगा। बचे वाले विकल्पों पर हम चर्चा करेंगे। पहले विकल्प में यहां पर दिया के कस्तूरी रंगन, तो के कस्तूरी रंगन इसरो के अध्यक्ष रह चुके, यह भी याद रखिएगा, इसरो के चीफ। ठीक है, इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इनकी अध्यक्षता में एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के एक समिति गठित की गई थी वर्ष 2017 में, और समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की 2019 में, यह भी याद रखिएगा, और इन प्रावधानों को लागू किया गया वर्ष 2020 में। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत की नई शिक्षा नीति से संबंधित जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे इसरो के पूर्व जो प्रमुख रह चुके हैं के कस्तूरी रंगन, याद रखिएगा। अंतिम विकल्प यहां पर सी दिया हुआ है सच्चर समिति का गठन किया गया था वर्ष 2005 में। याद रखिएगा सच्चर जी का जो सामान्य परिचय है, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं राजेंद्र सिंह सच्चर। इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी कि भारत में अल्पसंख्यक समुदायों में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिमों का है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, इसको जानने के लिए, जांचने के लिए, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सिंह सच्चर की अध्यक्षता में वर्ष 2005 में यह समिति गठित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से या वेग से? तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य से। यह भी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है तो आपको बताना है लाल रंग की। ठीक है, आपसे रंग पूछा जाएगा तो वहां पर आप बताएंगे लाल। और यदि आपसे पूछा गया कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, किस रंग की होती, तो आपको बताना है बैंगनी। ठीक है, लाल की सबसे ज्यादा, बैंगनी की सबसे कम होती है, यह भी आपको नोट करना है। प्रकाश सीधी रेखा में निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है, यह भी याद रखिए। गमन करती प्रकाश की तरंगे हैं, और प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। भारत में मुख्यतः कितनी शस्य ऋतुएं होती है? 4, 5, 6 और 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारत में मुख्यतः शस्य अर्थात खेती किसानी से संबंधित 3 ऋतुएं होती। कौन होती है? तो पहली ऋतु होती है रबी, दूसरी होती है जायद, यहां पर हम क्रम में लिख रहे हैं, और तीसरी होती है खरीफ। याद रखिएगा, रबी, जायद और खरीफ। रबी की फसलों में मुख्यतः गेहूं, चना, जौ, अलसी, मसूर आदि फसलें आती हैं। इन फसलों की बुआई का समय तब होता है जब शीत ऋतु का आगमन होता है, और ये फसलें पक करके तैयार हो जाती हैं जब ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो चुका होता है। जायद की फसलों में खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि जो फसल उत्पाद है वो लिए जाते हैं, और ये फसलें रबी की फसलों की कटाई के बाद और खरीफ की फसलों की रोपाई और बुआई के पहले बोई जाती है, भी आपको नोट कर लेना है। खरीफ की मुख्य फसलों में किसको रखा जाता है? तो
धान भारत अर्थात चावल, चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल भी है, भी याद रखना है, और खरीफ की मुख्य फसल है धान। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं है। आज की हमारी इस सीरीज में नहीं वाले 2 प्रश्न हो गए, एक हम हल कर चुके हैं, दूसरे पर यहां पर पहुंच चुके हैं। तो है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान का मुख्यालय कहां पर है, लखनऊ में है, ऐसा पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है भारत कला भवन प्रयागराज में है, भारतीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, जो कि गलत उत्तर के रूप में हमें चुनना है, बी वाला विकल्प यहां पर गलत है, जो कि प्रश्न के हिसाब से उत्तर सही है। भारत कला भवन कहां है, तो आपको याद रखना वाराणसी, वाराणसी में है। और कहां पर है, तो यह बीएचयू कैंपस में है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में ही इसे स्थापित किया गया है। और यह एक तरीके का म्यूजियम है, यह भी याद रखिएगा, एक संग्रहालय के रूप में इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, जनगणना 2027 के लिए निम्न में से किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। याद रखना है कि वर्ष 2011 के बाद 10 की जनगणना का वर्ष 2021 था, किंतु वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप के कारण 2021 में जनगणना का कार्य सरकार के द्वारा नहीं कराया जा सका। अब जो हमारी आगामी जनगणना है उसका प्रस्तावित वर्ष है 2027। तो 2027 की जनगणना से संबंधित यह प्रश्न आपसे पूछा गया है, उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, सुदर्शन पटनायक को, पंकज त्रिपाठी को, कंगना रनौत को और रोहित शर्मा को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक जो है वह एक रेत पर कलाकारी करने के लिए जाने जाते हैं, याद रखिएगा। और सुदर्शन पटनायक जो है सैंड आर्टिस्ट है, इनको सैंड आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है। ये सैंड आर्टिस्ट है, ठीक है, आर्टिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। ये रेत के कलाकार है, रेत पर कलाकृतियां बनाने के लिए जाने जाते हैं। और वर्ष 2014 में इन्हें पद्म श्री पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, तो पद्म श्री पुरस्कार विजेता है ये। रेत पर आकृतियां उकेरने के लिए जाने जाते हैं, समय समय पर जन जागरूकता से संबंधित चीजों को ये बनाते हैं, रेत पर उनकी आकृतियां बनाते हैं और जन सामान्य का ध्यान आकर्षित करते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं। तो इसे सैंड आर्टिस्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। अब हम बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यहां पर दिया है पंकज त्रिपाठी, तो पंकज त्रिपाठी अभिनेता है, ये एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, याद रखिएगा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगले विकल्प में यहां पर दी गई है कंगना रनौत, जो कि अभिनेत्री भी है और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सांसद भी है। ये विश्व पैरा एथलीट की ब्रांड एम्बेसडर हैं, विश्व पैरा एथलीट की ब्रांड एम्बेसडर है, फिल्म अभिनेत्री भी है और भारतीय जनता पार्टी की ये सांसद भी है, ये भी आपको याद रखना है। अब आखिरी विकल्प यहां पर दिया है रोहित शर्मा, जो कि क्रिकेटर है, ये टी20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको नोट कर लेना। तो यहां पर 4 आप विकल्प आपके तैयार हो गए। पूछा आपसे गया था जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किया गया है, सही जवाब है सुदर्शन पटनायक, जो कि रेत के बहुत बड़े कलाकार हैं। 2014 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है और उड़ीसा के पुरी के निवासी, जगन्नाथपुरी के नाम से जगह फेमस है, जहां पर 4 धाम, जो कि आज गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा 4 धाम स्थापित किए गए थे, उसमें से एक पुरी पीठ भी है, यह भी याद रखना है। तो वहां के निवासी हैं और रेत पर ये कलाकृतियों को बनाते हैं, जन सामान्य का ध्यान आकर्षित करते हैं, जन जागरूकता से संबंधित जुड़े हुए व्यक्ति, समाज सुधारक भी है। इनको भारत सरकार ने उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए, सामाजिक योगदान को देखते हुए, सामाजिक कार्यों के योगदान को देखते हुए वर्ष 2014 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दे रखा है। पंकज त्रिपाठी एक अभिनेता है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर है। कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर एक हिमाचल प्रदेश से जीती हुई सांसद है और विश्व पैरा एथलीट की ब्रांड एम्बेसडर है। रोहित शर्मा क्रिकेटर है, विश्व प्रसिद्ध रह चुके हैं और टी20 वर्ल्ड कप के ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको नोट करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने न्यूमा नामक एयरबेस का उद्घाटन किया, वह स्थित है कहां पर है, बहुत चर्चा में है, जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में। तो सामरिक दृष्टि से भारत के नाम एक बहुत बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। यह जो न्यूमा एयरबेस है वह लद्दाख में है और बनाया है बीआरओ ने।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की जो गलत नजर है उस पर अपनी बढ़त बनाने के लिए भारत ने यहां पर अपना एयरबेस बनाया है, जो कि अद्भुत नमूना भी है कि इतनी ऊंचाई वाले क्षेत्र पर एक सुरक्षित एयरबेस बनाना एक भारत की सफलतम इंजीनियरिंग का नमूना भी है। यह भी आपको याद रखना, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसे बनाया गया है। आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है जो कि दिवस से संबंधित है। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? तपेदिक को टीबी भी पूछा जा सकता है, ट्यूबरक्लोसिस के रूप में भी जाना जा सकता है, जो कि एक जीवाणु जनित भी विकार है, यह भी याद रखिएगा। तो विश्व टीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 4 विकल्प है, 24 मार्च को, 20 मार्च को, 21 मार्च को या 22 मार्च को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस या तपेदिक दिवस मनाया जाता है। लोगों को टीबी के प्रति जागरूक किया जाता है और भारत ने लगभग टीबी नामक बीमारी पर नियंत्रण पा लिया है। याद रखिएगा, लगभग नियंत्रण पा लिया है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया संरक्षण दिवस। ठीक है, गौरैया संरक्षण दिवस। गौरैया एक घरेलू पक्षी है, याद रखिएगा। इसकी आबादी घट रही थी तो उसको बढ़ाने के लिए 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष गौरैया संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस, वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। विश्व जल संरक्षण दिवस। 4 दिवस यहां पर आपके तैयार हो चुके हैं। आपको हमारी सीरीज कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद।